Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC NET Management Unit number 10. So let's start with question number 1. So question number 1 is a preliminary evaluation of a business idea for the purpose of determining whether the idea is worth pursuing is known as. So before answering this question, let's understand the question first. देखो, जब भी हम किसी भी बिजनेस आइडिया को सोचते हैं तो हम उसको इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आइडिया प्रैक्टिकली काम करेगा या नहीं करेगा। इस इनिशियल चेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको आंसर करने के लिए ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस प्लान, ये सब इंक्लूड करते हैं। और ये हम तब बनाते हैं जब आपका आइडिया ऑलरेडी फीजिबल प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज फीजिबिलिटी एनालिसिस। अब फीजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? इसका मतलब है कि आइडिया जो है वो प्रैक्टिकलिटी टेस्ट करना, मतलब आइडिया की प्रैक्टिकलिटी टेस्ट करना। हम चेक करते हैं कि आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आइडिया को चेक करने के 4 मेजर चेक्स होते हैं। पहला चेक होता है मार्केट फीजिबिलिटी, मतलब हम चेक करते हैं कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसकी डिमांड है कि नहीं है मार्केट में, वो चेक करते हैं मार्केट फीजिबिलिटी में। दूसरा है हमारा टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी मतलब हमारा प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब वो काम करेगा या नहीं करेगा। थर्ड इज़ फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। इसमें हम चेक करते हैं कि प्रॉफिट पॉसिबल है कि नहीं है। फिर आता है हमारी लीगल फीजिबिलिटी, मतलब ये लीगली अलाउड है या नहीं। तो ये 4 चेक्स करते हैं और यही एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बाकी के ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। सो ऑप्शन सी इज मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट का यूज़ होता है एग्जिस्टिंग कंपनी के मैनेजमेंट को एवेल्युएट करने के लिए। मतलब हम चेक करते हैं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी है ना, ये आपके बिजनेस आइडिया से रिलेटेड ही नहीं, तो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी इज बिजनेस बजटिंग। अब बजटिंग क्या होता है? बजटिंग का मतलब है इनकम और एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन। ठीक है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना। पर ये तब होता है जब आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये कोई इवैल्यूएशन स्टेप नहीं है, ये इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन डी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि आपको इसका सीक्वेंस बताओ। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा। तो देखो, सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले हम करते हैं आइडिया जनरेट। ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया जनरेट होगा, उसके बाद उस आइडिया की होगी फीजिबिलिटी एनालिसिस। हम चेक करेंगे कि ये आइडिया जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा। और जैसे ही वो एनालिसिस होने के बाद, मतलब हम पहले 4 चेक्स करेंगे, मार्केट फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी और लीगल फीजिबिलिटी। और 4 चेक्स करने के बाद हम बनाएंगे बिजनेस प्लान। और जैसे ही हमारा बिजनेस प्लान बन जाएगा, फिर हम करेंगे आइडिया को एग्जीक्यूट। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सेवरल आइडियाज अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक टू जनरेट न्यू बिजनेस आइडियाज नोन एज। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम किसी भी एक टॉपिक पर मल्टीपल आइडियाज जनरेट करते हैं सिस्टमेटिकली, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन समझते हैं और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है और कौन सा नहीं है। तो देखो, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी एक मेंटल एबिलिटी होती है। ठीक है, ये एक स्किल होती है, मतलब आप कितने इनोवेटिव हो, आप कितने क्रिएटिव हो। ठीक है, तो ये एक स्किल है, बट ये कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये एक स्किल है जो आपको प्रोसेस में हेल्प करती है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, उसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या होता है? जब हम 4-5 लोग बैठ के बातें करते हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज करते हैं। हमारे यहाँ पे एम क्या होता है? आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। ये कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं है, 4 लोग बैठ के डिस्कशन चल रहा है, आइडियाज़ का एक्सचेंज चल रहा है। ठीक है, इसका जो एम है वो आइडियाज़ को एक्सचेंज करना होता है, आइडिया जनरेशन करना नहीं होता। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। फिर आता है हमारा ऑप्शन सी डिबेट। अब डिबेट का पर्पस क्या होता है? डिबेट का पर्पस होता है आर्ग्यूमेंट करना, किसी एक साइड को प्रूव करना वेदर इट्स राइट और रॉन्ग।
ठीक है, किसी भी एक साइड को प्रूव करना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है जीतना, यहाँ पे हमारा एम क्या होता है कि हमको जीतना है, हमें ये प्रूव करना है कि नहीं यही सही है। हमारे यहाँ पे एम आइडियाज़ जनरेट करना नहीं होता, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो उसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप टेक्निक है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आइडियाज़ जनरेट करते हैं, जितने आइडियाज़ हम जनरेट कर सकते हैं उतने हम अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं। इस टेक्निक में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता, कोई भी इंसान ये नहीं बोलता कि ये आइडिया आपका सही नहीं है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। हमारा एम क्या होता है कि मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉमन मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए उनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर का मिथ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्चुअल ट्रुथ है, बाकी सब मिथ्स होंगे, ठीक है। इन सारे ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ट्रुथ होगा, बाकी सारे मिथ्स होंगे। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स। अब इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना वो बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं, वो गैम्बलर्स होते हैं। तो ये तो एक मिथ है, तो इस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी इज एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है। अब ये लोग कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो बनना जेनेटिक होता है, पर रियलिटी क्या है कि हम कोई सी भी स्किल को या ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है, ये रियल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी इज एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय मनी। तो ये भी एक अजम्पशन है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर दें, तो ऐसा तो नहीं है। रियलिटी में क्या है, उनके लिए अचीवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इनोवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंसान काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, तो ये भी एक मिथ है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, मनी सेकेंडरी होती है, राइट। तो ये भी एक मिथ है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी इज एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव। अब देखो, क्रिएटिविटी एक रियल ट्रेट होता है एंटरप्रेन्योर्स का, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएसएमई। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एमएसएमई के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टैपिंग ऑफ सेविंग्स। अब इसका मतलब होता है कि स्मॉल सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज़ में लाना, तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन बी इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब जो एमएसएमईज होते हैं ना वो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर कंट्रीज़ में बेचते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। मतलब एमएसएमई सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो बाकी की दूसरी कंट्रीज़ में भी बेचते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है, प्रमोट होता है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है एमएसएमईज का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बी भी ऑब्जेक्टिव है। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब होता है कि हम डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करें, तो ये तो हम करते हैं, एमएसएमई करते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। अब ऑप्शन डी इज रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रूरल एरियाज़ में, जिससे डेवलपमेंट हो सके, तो ये भी एमएसएमई करती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर चारों के चारों ये जो ऑप्शंस है ना वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, तो ऑप्शन डी, मतलब चारों के चारों हमारे सही ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज द फॉलोइंग 5 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिजनेस साइकिल के 5 फेजेस जो दिए गए हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करो, ठीक है। तो आपके पास 5 फेजेस हैं, अब आपको करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना है। तो देखो, जो बिजनेस साइकिल होती है ना वो सर्कुलर होती है, वो फिक्स्ड स्टार्ट, मतलब इसमें आप कोई भी फिक्स्ड स्टार्ट पॉइंट नहीं होता, वो सर्कुलर होती है, ठीक है। पर अब एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम यूजुअली जो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सारे फेजेस को डीपली समझेंगे, किसका क्या क्या मीनिंग है, और उसके बाद हम सीक्वेंस को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है पीक ऑफ बूम और प्रोस्पेरिटी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इकोनॉमी का हाईएस्ट पॉइंट, पीक और बूम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस फेज में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहती है,
प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहता है, एम्प्लॉयमेंट भी फुल रहता है, ठीक है, और कभी कभी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट ये जो फेज़ है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होता, इस फेज़ के बाद ही आपका स्टार्ट हो जाता है डाउनफॉल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट फेज़ तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होता है डाउनफॉल, और पीक और बूम आपका फर्स्ट फेज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोले, रिकवरी एंड एक्सपांशन। अब इसका मतलब है इकोनॉमी धीरे धीरे आपकी रिकवर हो रही है, राइट, आपकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो रिकवरी का मतलब होता है कि धीरे धीरे रिकवर होना, ठीक है। तो ये भी आपका फर्स्ट फेज नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन सी है एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर रिकवरी जो है, जब आप धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट स्टेबल हो जाता है, डिमांड ग्रो करती है, तो ये आपका पॉजिटिव ग्रोथ का स्टेज होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फेज ये भी नहीं हो सकता। थर्ड इज रिसेशन। रिसेशन मतलब कि डाउनफॉल, ठीक है, जब पीक के बाद इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। पीक और बूम के बाद आपकी इकोनॉमी स्लो हो गई तो उसको बोलते हैं रिसेशन। अब रिसेशन में क्या होता है, आपकी जो डिमांड है वो गिर जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, ले ऑफ स्टार्ट हो जाता है, तो ये डिक्लाइन स्टेज का फर्स्ट पॉइंट है। तो ये आपका बिजनेस साइकिल का फर्स्ट फेज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी भी आपका फर्स्ट फेज नहीं है। ऑप्शन ई इज ट्रफ द बॉटम ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो है ना, ये इकोनॉमी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे आपकी डिमांड बिल्कुल ना के बराबर होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हाईएस्ट रेट पर होता है, बिजनेस लॉस में चल रहा होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इकोनॉमी अपनी वर्स्ट कंडीशन में होती है, मतलब डेड होती है, ठीक है। अब हम बनाते हैं सीक्वेंसेस का, ठीक है। अब सबसे पहला फेज होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इकोनॉमी सबसे पहले डेड कंडीशन में होती है, आपके पास ना ही डिमांड होती है, आपका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपकी जो इकोनॉमी बहुत डेड कंडीशन में आती है, फिर वो धीरे धीरे रिकवर होती है। तो आपका सेकेंड फेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रिकवरी के बाद कब होती है, रिकवरी के बाद तो स्ट्रॉन्ग होकर एक्सपांशन बन जाते हैं, तो आपका थर्ड फेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर एक्सपांशन आपका पीक पर जाके बूम बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो आपका फोर्थ फेज हो जाएगा पीक ऑफ बूम और प्रॉस्पेरिटी। और फिर आता है आपका लास्ट फेज ऑप्शन नंबर डी, मतलब रिसेशन, जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिसेशन कंटिन्यू होकर फिर क्या हो जाएगा, रिसेशन कंटिन्यू होकर वो डेड इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस हो जाएगा ई बी सी ए एंड डी, ठीक है। सो दीज वर द 5 important PYQs फ्रॉम यूनिट नंबर 10। सो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपके जून 2026 में रिपीट हो सकता है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, और इफ़ यू फाउंड दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड यस, don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss the next class. Thanks.